नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भले ही 2027 में होना है, लेकिन सियासी दल अभी से चुनावी हुंकार भरने लगे हैं। इसमें नया नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ने उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी का झंडा लहराने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी यही नहीं रुके, यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने और पार्टी का परचम लहराने की बात भी कर दी। अकबरुद्दीन ने कहा कि इस मुल्क में माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है, उतना ही सिर पर टोपी लगाने वाले का भी है। यह मुल्क सबका है। इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, सूली पर चढ़े हैं, लेकिन आज सिर्फ बात हिंदू मुसलमान की होती है। मुल्क का मसला क्या केवल हिंदू मुसलमान है? इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। घरों पर छत नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं, कई घरों में बिजली नहीं आती है। सीएम योगी को चैलेंज भी दिया। निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया और कहा कि मिस्टर योगी, यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। अब यूपी में पार्टी का झंडा गाड़ेंगे। हम सभी यूपी चलेंगे और यूपी में अपनी ताकत और अपने झंडे को गाड़ेंगे, वहां पर अपना झंडा लहराएंगे। AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी मुरादाबाद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जनसंख्या बढ़ाने को लेकर एक बयान दे दिया। उन्होंने मंच से एक नया नारा दिया और कहा कि हम दो, हमारे 2 दर्जन। शौकत अली ने कहा कि उनके खुद के 8 बच्चे हैं, उनके बड़े भाई के 16 बच्चे हैं। उन्होंने मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। उनका कहना था कि जब अल्लाह बच्चे दे रहा है तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए, जब तक देता रहे लेते रहना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग मुस्लिम आबादी बढ़ने से परेशान होते हैं, लेकिन आबादी बढ़ने से देश मजबूत होगा। पहले आपको दोनों बयान सुनवाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। धोखा है, आया है, चले जाएगा, छोड़ो। ना लीपने का ना थोपने का। क्या है? शुभ वक्त खराब। देखो, वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था। अब आप लोग मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं। देखिए, मैं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन को विस्तार देने के लिए मैं जगह जगह कैडर्स प्रोग्राम, नुक्कड़ सभाएं और बड़े प्रोग्राम, हर तरीके के प्रोग्राम से मैं कर रहा हूं। बनारस से बलिया, गाजियाबाद से गाजीपुर तक। तो इसी सिलसिले में पश्चिमी यूपी के 7 से 8 दिन के दौरे पर मैं हूं। तो अब सामने जिला पंचायत का इलेक्शन है, 2027 में विधानसभा का भी इलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और लगभग हमारी 70% तैयारी मुकम्मल है। भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश मिश्रा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से सर्वेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही VHP से प्रवेश चौधरी हमारे साथ है। सबसे पहले रत्नेश जी, चैलेंज कर रहे हैं अकबरुद्दीन आपको कि मिस्टर योगी मैं यूपी आ रहा हूं और इस बार बुरके वाली बनेगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनके यूपी अध्यक्ष शौकत अली कह रहे हैं कि हमारे 2 दर्जन। तैयारी पूरी कर ली है AIMIM ने। विशाल जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। विशाल जी, ये जहां तक चुनौती देने की बात है, तो इस देश में अगर 2 लोगों को ना ही चुनौती दी जाए तो चुनौती देने वाले के लिए बहुत अच्छा हो। पहला तो योगी आदित्यनाथ जी, पूज्य गुरुदेव महाराज जी को कोई चुनौती ना दीजिए। दूसरा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोई चुनौती मत दीजिए, क्योंकि ये लोग चुनौतियों को बड़ा क्या कहते हैं, स्ट्रांगली एक्सेप्ट करते हैं और फिर चुनौती देने वाले को ऐसा एलिमिनेट करते हैं, उसको ऐसी पॉलिटिकल पटकनी देते हैं, उसको चुनाव में ऐसा हराते हैं कि वो मिस्टर योगी बोलने और मोदी बोलने की जगह वो मिस्टर खुद भी नहीं बोल पाता है कि मैं खुद से बात करूं कि ना करूं। और जिसने नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को ललकारा है और उनको चुनौती दी है, वो भारतीय राजनीति में राजनीतिक रूप से शून्यता की तरफ चला गया है। पहले व्यक्ति थे राहुल गांधी, उन्होंने 2014 में चुनौती दी, साफ हो गए। 19 में दी, साफ हो गए।
फिर आए अखिलेश लेकिन यादव जी, 2024 इन्होंने में तो चुनौती अखिलेश दी। जी ने आपको पीछे छोड़ दिया, 37 सीटों अरे के साथ सुनिए सबसे बड़ी पार्टी तो वही बन गए। सुनिए तो विशाल जी, सुनिए तो विशाल जी, 2017 में अखिलेश जी ने दी, साफ हो गए। 2022 में अखिलेश जी ने दी, साफ हो गए। अभी बिहार में तेजस्वी जी ने दी, साफ हो गए। अरे लोकसभा भैया, 2024 क्यों नहीं बोल रहे आप? वहां तो अखिलेश जी आगे निकल अबे गए बोलो, आपसे। हाँ। अरे उसमें भी 2024 में भी प्रधानमंत्री किसका है विशाल जी? क्या अखिलेश यादव अरे प्रधानमंत्री यूपी बन में तो गए? चुनौती नहीं मिली बने ना ना। आपको, यूपी में अरे तो मिली भाई फिर चुनौती। वही है ना, ऐसी चुनौती का क्या फायदा कि विपक्ष के विपक्ष में ही बैठे रह जाओ भैया। अरे चुनौती देते, सत्ता में आ नहीं, जाते, पर तुम्हारा ज्यादातर प्रधानमंत्री विपक्षी बन दल तो जाता। यही मानते तुम हैं कि अरे ओवैसी आप ही अच्छा की बी टीम बताओ है। भाई। ज्यादातर विपक्षी ये विशाल जी, मानते हैं मेरा ओवैसी एक आप ही सवाल की का बी जवाब टीम है। दीजिए। जहां विशाल जी, जहां मेरा हिंदू एक सवाल का मुसलमान जवाब होता दीजिए। है वहां वहां बीजेपी को फायदा होता है। विशाल जी, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। भारत की लोकसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा है? नहीं, आप ही हैं तो सब जानते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने पार्टी का नाम बताइए, मैंने नहीं, पार्टी का बीजेपी नाम है, बिल्कुल बताइए। बीजेपी है, कोई डाउट थोड़ी है इसमें बीजेपी ना, किसी को। बीजेपी ना। हाँ। और संवैधानिक तौर पर सरकार किसकी बनती है? जिसके सबसे ज्यादा सांसद होते हैं। आज आज उत्तर प्रदेश में अगर टॉप 3 देखा जाए तो तीसरे पायदान पे आती है, क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी, और हम पहले पायदान पर आते हैं। भैया विशाल जी, सरकार नहीं बनी ना। आपने, मैं वही डिस्प्लेसमेंट वाला थ्योरी बताऊंगा कि आप घूमे चारों तरफ, लेकिन रिजल्टेंट 0 रहा। अरे आपने उन्हीं बहुत की सीटें जीती, लेकिन अरे सत्ता नहीं रत्नेश जी, बनी उन्हीं की आपकी। वजह से आज आपको नीतीश जी और चंद्रबाबू जी का साथ लेना पड़ रहा है। वहां हो गई होती, अरे भाई यूपी तो में बन गए होते सबसे बड़ी नहीं नहीं, पार्टी, तो आज दो लोगों का साथ लेकर थोड़ी सरकार चलानी पड़ती। अरे भाई ये सरकार चलाना, आप हमारे गठबंधन में थे वो, और वो भी अरे प्री आप तो पोल पूर्ण बहुमत गठबंधन की है। बातें करते थे। खैर, नहीं, बयान नहीं, ये नहीं, मेरा प्रश्न वो है ही नहीं जो आप जवाब दे रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, वो ये कह रहे हैं हम दो, हमारे 2 दर्जन। इससे पहले मैंने तो बीजेपी और वीएचपी और संघ के भी कई लोगों को सुना है। कोई कहता है 4 बच्चे पैदा करने चाहिए हिंदुओं को, कोई कहता है 6 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो अब एमआईएम वाले थोड़े और आगे निकल गए, वो कह रहे हैं हम दो, हमारे 2 दर्जन। ये किसने कहा? अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने? शौकत अली साहब, जो एआईएमआईएम के यूपी के अध्यक्ष हैं। अजी कौन है शौकत अली? इनको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। जिनको जानता नहीं उनके बयान पे क्या जवाब? हाँ खालिद। ठीक है सर्वेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही, बताइए। ज्यादातर विपक्षी दल कहते हैं कि साहब ओवैसी जो हैं वो बीजेपी की ही मदद करते हैं, जहां जाते हैं विपक्षियों का वोट काट देते हैं। विपक्ष कोशिश करता है मुसलमान एकजुट होकर उनको वोट कर दे। आप पीडीए की बात करते हैं, आपके अल्पसंख्यक के बांट ले जाएंगे। ओवैसी साहब जितने मजबूत, विपक्ष उतना परेशान, ऐसा है क्या? नहीं देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी विचारधारा जो भाजपा की डिवाइसिव टेक्निक के अगेंस्ट खड़ी हो, पूरी मजबूती से खड़ी हो और ईमानदारी से खड़ी हो, तो वो निश्चित ही उसका स्वागत है और उसके साथ हैं हम। कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति जो इनकी डिवाइसिव, बीजेपी की डिवाइसिव टेक्निक के अगेंस्ट खड़ी हो ईमानदारी से, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तो उसके खिलाफ है। अब बात यह है कि कोई भी जो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है उस पे आरोप लगता है कि वो बीजेपी की तरफ है। लेकिन अभी चुनाव दूर है, यूपी उत्तर प्रदेश चुनाव दूर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दिखाया है, पहले भी दिखाया है, 2024 में भी दिखाया है कि हमें हमारी बहुत सशक्त पार्टी है। और हमने अभी जैसा बोल रहे थे रत्नेश भैया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने खुद माना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसमें जनाधार क्लियर था, उसमें बीजेपी को पटकनी दी थी। अभी विधानसभा चुनाव में हम फिर कर लेंगे। आपकी पार्टी से भी कभी कभी आवाजें आती हैं ओवैसी साहब से गठबंधन की। आप ही के एक सांसद ने कुछ दिनों पहले ऐसा कहा था, कुछ मूड बन रहा है क्या ओवैसी साहब के साथ गठबंधन का? देखिए, ये जो है शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। मैंने फिर कहा कि अगर मैं बोलूं, मैं प्रवक्ता के तौर पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचारधारा जो बीजेपी के अगेंस्ट, उसकी डिवाइसिव टेक्निक के अगेंस्ट और जनता के साथ खड़ी है, जहां पे वो जनता की चिंता करती है, जहां वो बेरोजगारी की बात करती है, गरीबी की बात करती है, उसके साथ है। आदिल हसन साहब भी एमआईएम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर योगी मैं आ रहा हूं। अरे यूपी में तो कोई भी आ सकता है, आप तो पिछली बार भी आए थे, ऐसा धमकी देकर आने की क्या जरूरत है आदिल हसन साहब? धमकी आपको लग रहा है इसकी? यूपी की आवाम को बता रहे हैं कि अकबर ओवैसी सब आते हैं तो उसकी अलग धमक रहती है, तो वही बता रहे हैं, अपने आवाम को बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ। जब कोई आता है, कोई आदमी, तो तैयारी होती है ना, तो आवाम को बोला जाता है, तरीका है संवाद करने का। उन्होंने उत्तर तैयारी कैसी है? हम दो, हमारे 2 दर्जन वाली? माशाल्लाह, वो भी अच्छी बात है। अच्छी बात है। जिसके पास नहीं है वो बदनसीब है। पूछिए जाकर, आईवीएफ हॉस्पिटल में देखिए कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग तरसते हैं।
और आज जिसके पास है उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर गुरूर और तकब्बुर और इस पर नीचे दिखाने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए कि जिसको बच्चे, अच्छी बात है, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। तो ओवैसी साहब ने ये हमारे 2 दर्जन के लिए रोजगार के लिए भी ब्लूप्रिंट जरूर बना रखा होगा कि जब इतनी आबादी होगी, आबादी का विस्फोट होगा तो उनको रोजगार देने का कोई ब्लूप्रिंट उनके पास रहा होगा जरूर। नरेंद्र मोदी जो सरकार में आए थे 15 लाख का वादा बोले थे। नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। नरेंद्र मोदी से पूछिए जो चंद्रबाबू नायडू है जिसकी बैसाखी पे इनकी सरकार है, जाकर मोहन भागवत जब गए थे आंध्र प्रदेश तो उसके बगल में बोले थे कि हमारे 2 की पॉलिसी चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा था ये तोड़ना चाहिए जिससे साउथ इंडिया की डेमोग्राफी खराब हो रही है और नॉर्थ इंडिया इस पे वर्चस्व बना रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था। मोहन भागवत उसी वक्त विरोध करते, क्यों नहीं मोहन भागवत जी विरोध किए? क्योंकि नायडू की सरकार कई बैसाखी पर है मोदी की। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब नेताओं ने मिलकर तय कर लिया कि जनसंख्या विस्फोट तो होना ही चाहिए, वोट जरूरी है, रोजगार तो होता रहेगा, मिलता है मिलता नहीं मिलता कोई बात नहीं। विशाल जी सुनिए, विशाल जी, चाइना ने भी जो चाइल्ड पॉलिसी को तोड़ा, बदला, वो वन चाइल्ड पॉलिसी है, 24 नहीं बच्चे बोले उन्होंने। वो वन चाइल्ड पॉलिसी और 24 बच्चों में फर्क होता है। बोलने दीजिएगा तो बोलूंगा, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। चाइना में बदला, आज ये देश नौजवानों का है, सब लोग को 24 नहीं हो रहे हैं। ये बहुत खुशनसीब है जिनको 2, 4, 5 छोटा सा काउंटर है प्लीज, समझे। और जिनको पास है ही नहीं तो वो क्या बोलेंगे? वो अरब के शेख से गले मिल रहे हैं, भारत के मुसलमान से तो मिलते नहीं है, और भाभी गुजरात में है, तो जिनके पास है नहीं वो क्या बच्चे का दर्द जानेंगे? बच्चे के लिए जो दर्द जानेगा जो बच्चे प्रवेश जी, ठीक है प्रवेश जी। आदिल हसन साहब की बात भले ही मजाक में हो लेकिन है बड़ी गंभीर। ये हम 2 और हमारे 2 दर्जन, साउथ इंडिया में भी हमने देखा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब कह रहे हैं कि बढ़ाइए आबादी, क्योंकि जब डिलिमिटेशन होगा तो फिर सीटें आएंगी नहीं हाथ में कुछ लोकसभा की। तो ये आबादी और जनसंख्या विस्फोट के लिए बस वोट मिलना चाहिए, ये जरूरी है। इनके रोजगार का, इनके खाने पीने का इंतजाम कहां से होगा इसकी कोई चिंता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरफ है, यहाँ संघ में भी हैं, वीएचपी में भी हैं, बहुत सारे पहले भी नेता हैं आपके भी कह चुके हैं 4 बच्चे 6 बच्चे। देखिए, जहां जहां पर भारत के विभिन्न हिस्सों में जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ, कम हुआ, वहां वहां समस्याएं पैदा हुई। क्या हम असम को याद नहीं कर सकते? क्या हम पश्चिम बंगाल को याद नहीं कर सकते? क्या असम और पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी के अंदर इतना बड़ा डिसबैलेंस हुआ, उसके कारण से कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो हिंदूवादी माइनॉरिटी के अंदर हो गई है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये यथार्थ है? और यदि यथार्थ है तभी तो ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है ना उन इलाकों के अंदर। अगर उत्तर प्रदेश में और तमाम देश के हिस्सों के अंदर ये जनसंख्या बढ़ी तो उसके कारण से उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसी होगी, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी होगी, उनकी चीजें कैसी होगी। ये तो कह देते हैं कि अल्लाह ने दिया है। अब अल्लाह ने दिया है पर हॉस्पिटल में इलाज तो यही कर रहे, डॉक्टर ही करता है ना। उसको खाने की व्यवस्था तो खुद ही करनी पड़ती है ना। अल्लाह तो करने नहीं आ रहा ना व्यवस्था कि डॉक्टर का इलाज कर देता हो, घर में बैठे बैठे ठीक हो जाते हो, ऐसा तो नहीं होता। तो ओवर क्राउड यदि हो जाएगा देश में तो प्रॉब्लम तो होगी। इनके लिए तो मजहबी राजनीति है, मजहब की राजनीति करनी, रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं है। रिलीजन की पॉलिटिक्स में ये ओवैसी क्यों नहीं खुद बच्चे पैदा करता 12, या ये खुद अपनी महिलाओं को तो ये ऐसे तो कह रहा है बुरके में रखना चाहिए। अब इसकी शादी, परिवार में शादी हुई, उस शादी की जो वीडियोस वायरल हुई काफी देश में, उसमें किसने बुरका पहन रखा था? इसके घर के किसी लोगों ने बुरका नहीं पहना था। ये खुद विदेश में पढ़कर आया, ठीक है ना। तो ये फालतू की बातें करते हैं। कारण क्या है? ये मजहबी सियासत करते हैं। मजहब के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना, उनको बरगलाना। 12 बच्चे की जिम्मेदारी ओवैसी उठाएगा क्या? अपने पैसों से देगा, वो वही करेगा ना। फिर वो एक उसमें से कबाड़ बिनेगा, दूसरा पंचर लगाएगा, तीसरा कहीं सफाई का काम करेगा, यही तो काम करेंगे ना। आदिल हसन, अच्छा आदिल हसन, एक विशाल भाई मेरा छोटा सा काउंटर अगर आप समय दे दे। आऊंगा आदिल हसन साहब बोल ले, फिर आऊंगा, सबको मौका मिल रहा है। हाँ, एक अच्छा जीवन भारत के हर एक नागरिक को मिले, इसके लिए जरूरी है कि माता पिता उतने ही बच्चे पैदा करें जितने का वो भरण पोषण अच्छे से कर सकते हैं। आप मानते हैं फिर बीजेपी में, संघ में, बीएचपी में फिर किसी को भी नहीं बोलना चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए? नहीं, ये लोगों की पर्सनल चॉइस है। ना कोई नेता ना कोई सरकार ये बताने वाला कोई नहीं है कि आपको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। फिर ये सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए ना। समान रूप से लागू की बात नहीं है। सुनिए मेरी बात, जहां पर डेमोग्राफी डिसबैलेंस हो रहा है वहां पर पॉपुलेशन हिंदुओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।
लेकिन क्यों डर मुसलमानों लगता है की आपको? population अरे सर, disbalance नहीं हो रही है। सर देश में देश सुनिए कानून से विशाल जी, चलेगा ना। सुनिए, किसी आप की समझ आबादी क्या कह रहे हैं? किसी की आबादी मैं बढ़ जाएगी क्या तो आपको क्या कह रहा हूं? नुकसान हो जाएगा? मैं कह रहा देश में हूं, कानून का राज खत्म हो population जाएगा। डिसबैलेंस जो है वो इशू है। नहीं, डिसबैलेंस से आपका अर्थ क्या है? डिसबैलेंस से अर्थ मेरा यह है कि जहां पर एक ही रिलीजन के बहुत ज्यादा हो जाते हैं वहां पर प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आसाम आती में है? आप देख रहे हैं ना, क्या पश्चिम प्रॉब्लम आती है? बंगाल में आप देख रहे हैं ना। नहीं, आसाम की दिक्कत तो आप कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। नहीं, वो भी है, उसके साथ साथ ये भी है। क्या दिक्कत है? क्या करता है? मैं नहीं कह रहा। कोई और मैं धर्म नहीं अपनी कह रहा। आबादी अरे बढ़ा लेता है, पार्टी की कौन नहीं कोई और धर्म अपनी है? आबादी तो बढ़ा प्रॉब्लम लेता है, तो दिया। क्या किसी मुख्यमंत्री को काम करने में दिक्कत आती है? क्या पुलिस को काम करने में अरे दिक्कत भैया, आती है? क्या ये अदालतें क्या नहीं चल चल रहा है? पाती हैं? क्या हो जाता है? विशाल जी, क्या हो जाता है? विशाल जी सुनिए, जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के आजाद होने के बाद भारत में मुसलमानों की आबादी 9% के करीब थी। आज आबादी उसके दुगनी हो गई। हिंदू की आबादी जहां 85% थी, आज वो लगभग 79-80 के करीब हो गई, लगभग 4-5% घट गए। यानी कि बढ़ना चाहिए था ना। अरे तो उसके लिए हिंदू जिम्मेदार है ना। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? विशाल भाई, मैं कुछ बोल लूं? उसके समय दे दीजिए भैया। चलिए आदिल इसके हसन लिए साहब, क्या है? आदिल हसन साहब पहले जवाब दे दें, फिर आता हूं ठीक है, रत्नेश विशाल जी। जी, ठीक है सर, विशाल समय जी, शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे, शॉर्ट में आपने जो बात रखी उसका जवाब। ठीक अच्छा ठीक ठीक, आदिल हसन, अच्छी शिक्षा देने, अच्छा आदिल रोजगार देने की हसन, बात करी। आदिल मैंने हसन, रोजगार देने की बात नहीं करी, शिक्षा की बात नहीं करी। ठीक है, इन्होंने ठीक बात है, करी ठीक है, कि भैया पैदा करते रहो, सरकार देखेगी ना। ठीक है। मैं भी वही कह रहा था कि शिक्षा की, रोजगार की बात नहीं हुई, सिर्फ बच्चे पैदा करने की बात हुई। आदिल हसन साहब बोलिए। विशाल साहब, इनको जानकारी का अभाव है। पहले जो गेहूं है अमेरिका से आता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह भारत पूरी दुनिया को गेहूं और अनाज भेज रहा है। ये है कैपेसिटी भारत की। और जिनको बच्चा ही नहीं हो रहा है तो उसको हकीम क्या भेजे? कौन बोला है इनको रोकने? इनको बच्चा नहीं हो रहा है तो हकीम क्या भेजे? और पता है अकबर ओवैसी साहब 18,000 गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, 6,000 लड़कियों को फ्री में पढ़ाते हैं। है कोई भाजपा संघ बीएचपी का कोई नेता की औकात है कि किसी गरीब बच्चे को गोद ले ले? घर में बच्चा नहीं है तो इसको चलते हैं। गले मिल जाता है। हमारे 1 लाख हमारे बराबर हो तो कुछ भी नहीं सकते। तुम्हारी हमारे 1 लाख स्कूल चलते हैं, 1 लाख मुद्दे पर भाषा में संयम और मुद्दे पर। चलते हैं। ठीक, पढ़ाते हो। क्या करेंगे? दे दूं विशाल भाई? ठीक है। वो कह रहे हैं 18,000 बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके खाने का इंतजाम करते हैं, उनकी पढ़ाई का इंतजाम करते हैं। रत्नेश जी ठीक। सरकार रत्नेश, भाई क्या चल रहा है? एक सेकंड, रत्नेश जी बोलिए। देखिए विशाल भाई, अगर आदिल हसन साहब कह रहे हैं कि उनके मौलाना जो कुछ बबरुद्दीन पता नहीं कौन है, पता नहीं कब के नेता है, कहां से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वो अगर 18,000 और 6,000 को पढ़ाते हैं ना, तो संघ का सरस्वती शिशु मंदिर चलता है, लाखों बच्चे पढ़ते हैं वहां, उनको भोजन मिलता है, गुरुकुल चलते हैं, वहां पर व्यवस्थाएं होती है। तुम कहीं नहीं टिक रहे हो आदिल हसन। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि शौकत अली जिन्होंने कहा कि 1 दर्जन पैदा करिए, तो अभी प्रवेश चौधरी जी ने बताया, नहीं प्रवेश चौधरी जी ने अभी बताया कि भाई एक पंचर बनाएगा, एक बाल काटेगा, एक झाड़ू लगाएगा, लेकिन चौथा बताना वो भूल गए। अरे प्रवेश भाई सुन लो, चौथा बम बांध के फूटेगा भी तो भाई। नहीं ये गलत है, रत्नेश जी। आप अपने देश के नागरिकों से ये उम्मीद करते हैं? रत्नेश जी सच बोलने में कैसे बौखला? नहीं रत्नेश जी, आप ऐसा, आप क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके देश का नागरिक जो है बम बांध के उड़ जाएगा? किस कौम का था विशाल भाई? जो लाल किले पे बम बांध के फटा वो किस कौम का था? नहीं, किसी कौम का होने से वो पूरी कौम थोड़ी ना ऐसा ही करती है। फिर यही बात है ना, फिर बात वही आ जाएगी कि आतंकवाद का डर नहीं होता। बात वो नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं विशाल भाई, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता। ठीक है, आप उसको अलग तरफ लेकर जा रहे हैं सर्वेश जी। को ये बात माननी पड़ेगी सर्वेश जी। तो फिर कानून व्यवस्था, फिर अपनी कानून व्यवस्था, फिर इंटेलिजेंस, ये सब बंद कर देना चाहिए फिर उस हिसाब से। तो सर्वेश जी, अरे काहे बंद करते भाई? इन्हीं को एलिमिनेट करने के लिए इंटेलिजेंस सर्वेश जी देखिए, पहली बात यह है कि आदिल भाई, मैं फिर बोलूंगा, ये जो है आप अपना पक्ष रख रहे हैं तो अच्छा है, गाली गलौज करने की हमें जरूरत नहीं। हम सब यहाँ प्रवक्ता हैं, हम अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इसमें हमारा कोई अपना जाति दुश्मनी तो है नहीं। उन्होंने पक्ष रखा था, गाली नहीं दी थी। आदिल भाई आप अच्छा बोल रहे हैं। क्या बोला अकबर साहब का? क्या बोला? तो उन्होंने बोला उनको नाम नहीं पता है, उनको नाम नहीं पता है तो नाम पता रहना चाहिए। ऐसे हम तो गाली बोलेगा तो ठीक है। दूसरी बात,
फ्लोर लीडर है। हाँ नहीं ठीक है बस वही भाषा अच्छी रखी जाए तो सब अच्छे से बात करेंगे। परवेज भाई आपको कैसा बोल रहा हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ, वो जैसा बोल देगा सही जवाब मिलेगा। ठीक आदिल भाई थोड़ा सा रुक के सर्वेश जी अपनी बात रख लें। सर्वेश जी बोलिए। बात बस इतनी सी है कि विशाल भाई मुद्दा फिर वही है कि अभी हम फिर भटक गए मुद्दे से। यहाँ पे बम लाल किला ये मुद्दा है नहीं। अच्छी बात है कि कोई मुस्लिम बेटी बुर्के वाली बेटी सीएम बने, अच्छी बात है, वो भी भारत की बेटी है, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। रही बात इसकी कि ये आबादी बढ़ाने की भी बात जहां तक है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले हमारा देश इस लायक हो जाए और सशक्त हो जाए, तो उसके बाद इसकी बात की। दूसरी बात, सरकार बार बार अपील करती रही है कई सालों से कि हम दो हमारे दो। मैं बस चाहूंगा कि कोई भी निर्णय, चाहे आरएसएस बोल रही हो, चाहे वीएचपी बोल रही हो, चाहे भाजपा बोल रही हो, चाहे एएमआईएम बोल रही हो, चाहे वो कोई पार्टी बोल रही हो, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश में जो रोजगार की हालत है, बेरोजगारी इस चरम पे है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। हमें पहले वो देखना होगा। हमें ये देखना होगा कि जो भी हम कह रहे हैं वो संविधान, एक किताब जिससे ये देश चलना चाहिए वो संविधान है भारत का, उसके लिए सब बराबर है और संविधान से ही चलना चाहिए। इसके लिए चाहे वो जो भी कानून के दायरे में आता है, जो भी तरीका, वो उसी में होना चाहिए। ये जाति धर्म इन पे बंटना ये अलग मुद्दा है। आप ये इस तरह उनकी पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन है, वो बात ही उसी की कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जाति धर्म ठीक है। अगर सुनिए, अगर एक तबके का अगर कोई चाहता है कि वो मुसलमानों का भला करे, कोई हिंदुओं का भला भी, ऐसा नहीं, वीएचपी भी चल रही है, बीजेपी भी एक ही धर्म की पार्टी रही है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मजहबी एमआईएम कर रहा है, अगर एक पार्टी कर रही है तो ये मजहबी नहीं है। इन्होंने भी हिंदू राजनीति शुरू की है, ये भी हिंदू राष्ट्र करते हैं, तो ये भी तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो भाई कोई हिंदुओं का भला कर लो, कोई मुसलमानों का भला कर लो, ऐसे पूरे देश का भला हो जाएगा। मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एक तबके का, एक जाति का नेता है, वो अपनी जाति का भला कर ले, कोई अपने जिले का भला कर ले, ऐसे कर करके स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, पूरे देश का भला हो जाएगा। तो अगर आप एक तरफ कहते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, तो अरे आप भी तो हिंदुओं की राजनीति करने के लिए आए हैं। आप भी कहां मुसलमानों की बात करते हैं, आप भी पूरे देश की बात कहां करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के भाई साहब बात कर रहे थे कि नहीं वो मजहबी राजनीति करते हैं, तो विश्व हिंदू परिषद क्या है? विश्व हिंदू परिषद सेकुलर है क्या? विश्व हिंदू परिषद में भी तो हिंदू नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है रत्नेश जी। विशाल भाई अब मैं जवाब दे दूं? जी समय दे दीजिए थोड़ा। जी बोलिए। अब चलिए, मैं विशाल भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है सर्वेश त्रिपाठी जी से। सर्वेश जी, आपके लिए रामचरितमानस बड़ी है कि भारतीय संविधान? किस चीज में, किस परिप्रेक्ष्य में? अरे भैया, शासन के परिप्रेक्ष्य। अगर शासन के तौर पे संविधान बड़ा, भैया ये इधर उधर नहीं, या तो एक चीज बताओ यार। मैं सीधा जवाब दे रहा हूं विशाल भाई, इन्होंने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। संविधान, शासन के तौर पे संविधान बड़ा है। हाँ बिल्कुल। बस हो गया। आदिल हसन साहब आपके लिए अरे भाई, अरे हो गया। आपसे सर्वेश भाई, आपसे क्यों रेफरेंस लेना था मुझे? मेरा सवाल एआईएमआईएम से है, आपसे रेफरेंस आ गया। आदिल हसन साहब आपके लिए संविधान बड़ा कि कुरान? आदिल हसन साहब आपके लिए संविधान बड़ा कि कुरान? मेरे लिए मेरा जो संविधान है कुरान शरीफ को बड़ा कहने का, इज्जत देने का, एहतराम करने का अधिकार देता है। उसी संविधान में गोल क्या घूमना है आदिल हसन साहब? इसमें गोल क्या घूमना है? इतना कंफ्यूज मत हो जाइए, क्लियर बता दीजिए कि आपके लिए संविधान बड़ा है, लेकिन अच्छा एक सेकंड। अरे वो जवाब दे रहे हैं। अरे जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए रत्नेश भाई सवाल पूछा है तो जवाब तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए आदिल हसन बोलिए, आप ही से सवाल है, बोलिए। अरे मेरा वजूद, मैं जो इस्लाम धर्म में आया हूं, मेरा वजूद कुरान शरीफ से है। मैं भारत में हूं, मेरा पहचान भारत के संविधान से है। इसमें बड़ा छोटा की तो लड़ाई है नहीं। ये भाजपा के बाद बड़ा छोटा का पैरामीटर है। नवाज शरीफ पढ़ेंगे और आप कहीं बैठे रहेंगे, लगा मोटरसाइकिल बांध के फट जाएंगे। और सर्वेश त्रिपाठी जी डीएनए करवाने के लिए ये फालतू की बात नहीं। फिर आप उनको गाली रोक, डीएनए मत, यहाँ पे रुकना होगा। देखिए आमतौर पर ओवैसी साहब की जिस राज्य में एंट्री होती है वहां पर विपक्ष के वोट कटते जरूर है और इसीलिए बीजेपी पर आरोप लगता है, लेकिन जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो निशाना जरूर बीजेपी की तरफ होता है। उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी एआईएमआईएम कर रही है। इस तरीके की बयानबाजी आगे भी होगी। फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में जोड़